आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या किसी शारीरिक बीमारी की बात करते हैं तो हम एक तरह की स्पष्टता की उम्मीद करते हैं, मतलब जैसे इंजीनियरिंग में होता है ना। हाँ बिल्कुल, वो बाइनरी स्पष्टता हमें बहुत सुकून देती है। वही तो, अगर हड्डी टूट जाए तो एक्सरे मशीन की उस काली फिल्म पर वो टूटी हुई सफेद रेखा बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए ये रही समस्या। सब कुछ कितना स्पष्ट होता है। सही कहा। उस वक्त हमें पता होता है कि दर्द कहाँ है और उसका इलाज क्या है। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हम ऐसी चीजों के साथ बहुत सहज महसूस करते हैं जिन्हें देखा जा सके या जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हो। लेकिन जरा सोचिए कि जब हम मानव मन और उसकी बेचैनी की बात करते हैं, भावनाओं के उस उलझे हुए अंधेरे संसार में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। क्योंकि भावनाओं का कोई एक्सरे नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मन के अंदर चल रही उथल पुथल या किसी पुरानी याद की टीस को किसी फिल्म पर नहीं उतारा जा सकता। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो सच कहूं तो बहुत धुंधला है। और वो धुंधलापन ही इंसान होने की सबसे जटिल सच्चाई है। दर्द मापने का कोई थर्मोमीटर तो बना नहीं है आज तक। सही बात है। और इसीलिए आज हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र यही धुंधलापन है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, जिनमें कुछ हालिया साहित्यिक समीक्षाएं और पाठकों की टिप्पणियां शामिल हैं, वे हमें एक ऐसी ही जगह ले जाते हैं। हाँ, और साहित्य सदियों से वो काम करता आ रहा है जो विज्ञान नहीं कर पाया। मन के उस अदृश्य दर्द को एक आकार देना। एकदम। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के दिग्गज हरिवंश राय बच्चन जी की एक बेहद भावनात्मक कृति की। इस किताब का नाम है आकुल अंतर। आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इस किताब के पन्ने पलटना नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उन स्रोतों को डिकोड करना है जो ये बताते हैं कि ये कृति मानव मन की बेचैनी का इतना सजीव अनुभव कैसे बन जाती है, या आंतरिक संघर्ष और आत्मचिंतन का एक आईना कैसे बन जाती है। तो चलिए सीधे इस किताब के शीर्षक से शुरू करते हैं, आकुल अंतर। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जो लोग बच्चन जी के साहित्य को जानते हैं वे समझ सकते हैं कि उन्होंने व्याकुल मन या उदास दिल जैसे किसी आम वाक्यांश को नहीं चुना। हाँ, आकुल और अंतर दोनों शब्दों का अपना एक भारी दार्शनिक वजन है। एग्जैक्टली। अंतर सिर्फ मन नहीं है, ये हमारी चेतना का वो सबसे निचला, सबसे गहरा हिस्सा है जहां हम दुनिया से छुपकर अपने असली रूप में रहते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। तो चले इसी अंतर की गहराई में उतरते हैं। हमारे स्रोतों में सबसे ज्यादा जोर आंतरिक बेचैनी पर दिया गया है। किताब में प्रेम, पीड़ा और जीवन की उलझनों के उस भावनात्मक संघर्ष को उकेरा गया है। एक ऐसा संघर्ष जो कभी ना कभी हर इंसान को घेर ही लेता है। अगर मैं इसे समझने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल करूं, तो क्या इस किताब को उस एहसास की तरह देखा जा सकता है जब आधी रात को नींद नहीं आती? अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। मतलब रात के 3 बजे हैं, दुनिया शांत है, लेकिन दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं। पुरानी बातें और अजीब सी उलझनें एक साथ गूंजने लगती हैं। एक ऐसा भावनात्मक कोलाहल जिसे शांत करना असंभव सा लगता है। ये आधी रात वाला रूपक इस किताब की मूल भावना को बहुत अच्छे से पकड़ता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि बच्चन जी ने इस एहसास को कागज पर उतारा कैसे है। हाँ, क्योंकि कोई भी कवि ये लिख सकता है कि मैं रात को सो नहीं पाया। इसमें क्या खास है? खास ये है कि वे उस बेचैनी की लय को शब्दों में ढाल देते हैं। स्रोतों में ये साफ बताया गया है कि इन कविताओं की गति और उनका ठहराव एक बेचैन मन की धड़कन की तरह काम करता है। अच्छा, तो जैसे धड़कन कभी तेज होती है, कभी धीमी? बिल्कुल। कभी विचार बहुत तेजी से आते हैं और कभी एक गहरा उदास सन्नाटा छा जाता है। पाठक सिर्फ बेचैनी के बारे में पढ़ नहीं रहा है, वो उस बेचैनी के रिदम को महसूस कर रहा है। ये तो बहुत ही गहरा अनुभव है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। अगर ये किताब इतनी व्यक्तिगत बेचैनी के बारे में है, तो हमारे स्रोतों में इसे एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक अनुभव क्यों कहा गया है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। मतलब किसी एक व्यक्ति का रात के 3 बजे का दर्द लाखों पाठकों का दर्द कैसे बन सकता है? क्योंकि इंसान बाहर से चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, भीतर से वे एक ही जैसे मनोवैज्ञानिक ढांचे के बने होते हैं। बुनियादी भावनाएं तो सबकी एक ही होती हैं। सही कहा। जब कोई व्यक्ति प्यार में टूटता है या जीवन के अर्थ को लेकर शून्यता महसूस करता है, तो वो दर्द किसी खास जाति या समय का मोहताज नहीं होता। हाँ, दर्द तो दर्द है। और जब बच्चन जी अपनी पीड़ा या उलझन को पूरी ईमानदारी से लिखते हैं, तो वे उस सामाजिक आवरण को हटा देते हैं जो हम सबने पहन रखा है। तो जब पाठक उन पंक्तियों को पढ़ता है,
तो उसे लगता है कि उसकी अपनी ही दबी हुई आवाज को किसी ने शब्द दे दिए हैं। एग्जैक्टली इसीलिए ये आत्मचिंतन का एक ऐसा आईना बन जाता है जिसमें हर किसी को अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। आत्मचिंतन, हमारे स्रोत भी बार बार इसी शब्द की ओर इशारा करते हैं। खुद को समझने की एक गहरी कोशिश, लेकिन खुद के अंदर के अंधेरे कोनों में झांकना कोई आसान काम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत डरावना हो सकता है। हाँ, और यही कारण है कि साहित्य में बहुत कम लोग इतनी नंगी सच्चाई के साथ लिख पाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं पर दार्शनिकता का पर्दा डाल देते हैं ताकि वे कमजोर न दिखें। और दिलचस्प बात यह है कि बच्चन जी खुद दार्शनिक आवरण के कितने बड़े महारथी रहे हैं, ये तो हम उनकी बाकी रचनाओं में देख चुके हैं। हाँ, और यहीं पर हमारे स्रोतों का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत मधुशाला का नाम आता है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, वो एक शानदार लय है, एक पूरा दर्शन है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट तुलना करते हैं। वे बताते हैं कि आकुल अंतर मधुशाला जैसी दार्शनिक और प्रतीकात्मक शैली से बिल्कुल अलग है। ये तो एक ही कवि की दो रचनाओं के बीच बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो क्या हम इसे इस तरह से देख सकते हैं, अगर मधुशाला को एक विशाल मंच से दिया गया कोई शानदार दार्शनिक भाषण मान ले, जैसे कोई बहुत ही प्रभावशाली टेड टॉक। हाँ, एकदम टेड टॉक जैसा, जहां वक्ता पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन और मृत्यु के रहस्यों को प्रतीकों के जरिए समझा रहा है, तो क्या आकुल अंतर को बच्चन जी की कोई बहुत ही निजी और छिपी हुई डायरी पढ़ना कह सकते हैं? छिपी हुई डायरी? मेरा मतलब है एक ऐसी सीक्रेट डायरी जिसमें कोई आवरण नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, बस एक इंसान अपने अकेलेपन में बात कर रहा है। ये टेड टॉक और डायरी वाली तुलना बहुत आकर्षक है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें एक पेंच है। अगर ये सच में गुप्त डायरी होती तो बच्चन जी से प्रकाशित ही क्यों करते? ये बात भी है। असली बात ये है कि एक लेखक के रूप में उन्होंने जानबूझकर अपनी कमजोरियों को एक हथियार बनाया है। तो आप कह रही हैं कि उन्होंने इसे छिपाने के बजाय जानबूझकर सामने रखा? बिल्कुल। मधुशाला में उन्होंने जीवन के सुख दुख को समझाने के लिए मदिरा और साकी जैसे शानदार प्रतीकों का इस्तेमाल किया। वो एक दार्शनिक ढाल थी। वहाँ कभी एक उपदेशक या दूर खड़े दर्शक की भूमिका में है। हाँ, लेकिन आकुल अंतर में उन्होंने वो ढाल फेंक दी है। यह एक गुप्त डायरी नहीं है, बल्कि यह एक सरेआम किया गया स्वीकार है, एक कन्फेशन है। और किसी भी इंसान के लिए अपनी सबसे कमजोर और कच्ची भावनाओं को दुनिया के सामने बिना किसी फिल्टर के रख देना, ये डायरी छिपाने से कहीं ज्यादा साहसिक कदम होता है। एकदम सही। अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने मानना सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। ये नजरिया तो वाकई चीजों को बदल देता है। यानी वे छिप नहीं रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी हो रहे हैं। हाँ, और इसी पारदर्शिता की वजह से यह किताब इतनी असरदार है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। जब हमारे स्रोत इस किताब के भावनात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो कुछ पुरानी समीक्षाओं में एक बहस भी दिखती है। कैसी बहस? ये कि शायद आकुल अंतर बहुत ज्यादा निराशावादी या पेसिमिस्टिक है। क्या सच में ऐसा है? क्योंकि मधुशाला में तो एक तरह का जश्न महसूस होता है, भले ही वो दुख का जश्न हो। यही वो जगह है जहाँ कई बार आलोचक चूक कर जाते हैं। दर्द को ईमानदारी से स्वीकार करना निराशावाद नहीं है, ये यथार्थवाद है, मतलब रियलिज्म है। अच्छा, तो सच बोलना निराशावाद नहीं है? बिल्कुल। जब आप अपने घाव को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसमें दर्द हो रहा है, तो आप निराश नहीं हैं, आप बस सच बोल रहे हैं। ये तो बहुत तार्किक बात है। हमारे स्रोतों में जिन पाठकों ने इसे गहराई से समझा है, उनका यही मानना है कि ये किताब आपको अवसाद में नहीं धकेलती, बल्कि ये एक तरह का कैथारसिस है। कैथारसिस यानी भावनाओं का शुद्धिकरण, भीतर के जहर को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल वही। ये बात समझ में आती है। अब जब हम इस तरह की सच्ची भावनाओं की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि इतनी व्यक्तिगत बात कहने के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा का चुनाव तो बहुत अहम होता है ऐसी रचनाओं में। अक्सर एक आम धारणा होती है कि किसी बहुत गहरी या गंभीर बात को कहने के लिए भारी भरकम शब्दों की जरूरत होती है। हाँ, एक ऐसी भाषा जिसे समझने के लिए शायद डिक्शनरी खोलना पड़े। लोग सोचते हैं कि दर्शन को भारी शब्दों के बिना समझाया ही नहीं जा सकता, लेकिन हमारे सूत्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बच्चन की भाषा इस किताब में बेहद सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो मेरा सवाल यह है कि ये कैसे काम करता है? क्या सरल शब्दों का इस्तेमाल भावनाओं की चोट को और ज्यादा गहरा कर देता है?
भारी शब्दों की अनुपस्थिति यहाँ क्या जादू कर रही है? इसके पीछे पूरा एक भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान काम करता है। इसे इस नजरिए से देखा जा सकता है कि जब कोई लेखक बहुत जटिल या संस्कृत-निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करता है तो क्या होता है? पाठक उलझ जाता है। हाँ, पढ़ने वाले के दिमाग को पहले उन शब्दों का अर्थ डिकोड करना पड़ता है। यानी दिमाग के कॉग्निटिव लोड का एक बड़ा हिस्सा केवल भाषा को सुलझाने में खर्च हो जाता है। हाँ, फोकस भटक जाता है। इंसान सोचता है कि रुको, इस शब्द का मतलब क्या था? ठीक यही होता है। जब शब्द जटिल होते हैं तो पाठक का दिमाग काम कर रहा होता है, दिल नहीं। एक बौद्धिक दीवार खड़ी हो जाती है। तो भावनाएं पीछे छूट जाती हैं और बुद्धि हावी हो जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई कवि बेहद सरल भाषा का प्रयोग करता है तो वो बौद्धिक बाधा बीच में से हट जाती है। सरल शब्द सीधे पाठक के दिल तक पहुंचते हैं, जैसे कोई तीर। वाह! बच्चन जी ने आकुल अंतर में जानबूझकर अपनी भाषा को आम बोलचाल के इतना करीब रखा है ताकि पाठक को ये सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि कवि क्या कह रहा है। पाठक सीधा ये महसूस करता है कि कवि कैसा महसूस कर रहा है। तो इस तरह से सरलता ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि इन कविताओं में भावनाओं की गहराई और शब्दों की मिठास के बीच एक अद्भुत संतुलन है। ये संतुलन कैसे काम करता है? ये थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में। हाँ, क्योंकि दर्द की बात मिठास के साथ कहना थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये विरोधाभासी तो एक महान कवि की पहचान है। अगर आंतरिक छटपटाहट और दर्द को बहुत कठोर या कड़वे शब्दों में कहा जाए तो पढ़ने वाला शायद उससे दूर भागना चाहेगा। सही बात है। कोई भी लगातार सिर्फ कड़वाहट नहीं झेल सकता। लेकिन बच्चन जी उस दर्द को शब्दों की मिठास और एक सहज लय के साथ पिरोते हैं। जब दर्द एक सुंदर गीत की तरह सामने आता है तो वो डराता नहीं है, वो आमंत्रित करता है। सरल शब्द उस भावना को एक नंगी सच्चाई के रूप में पेश करते हैं। असल जिंदगी में भी देखिए, जब कोई व्यक्ति सच में बहुत दुखी होता है तो वो भारी व्याकरण का इस्तेमाल थोड़ी करता है। बिल्कुल नहीं, वो बस टूटकर बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात कहता है। जैसे किसी बहुत करीबी दोस्त के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए जो बात कही जाती है, उसमें व्याकरण नहीं होता, बस भावनाएं होती हैं। बहुत खूब कहा आपने। और आकुल अंतर उसी सच्ची भावना का एक लिखित दस्तावेज है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को आज के समय में लेकर आते हैं। हमने लेखन शैली, भाषा के मनोविज्ञान और बेचैनी को गहराई से समझा। हाँ, इसका तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पहलू तो साफ है। लेकिन अगर आज कोई इस विश्लेषण को सुन रहा है जो शायद तकनीक और सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत व्यस्त है, तो उसके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि दशकों पहले लिखी गई इस किताब को आज क्यों पढ़ा जाए। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस किताब को आज भी 4.5 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। ये उन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है जो जीवन के अंदरूनी संघर्ष को समझना चाहते हैं। ये बहुत अहम सवाल है। किसी भी साहित्यिक कृति की असली परीक्षा यही होती है कि वो दशकों बाद भी कैसे प्रासंगिक बनी रहती है। मैं इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखता हूँ। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी को देखिए, हर कोई बाहर की दुनिया में भाग रहा है। हर मिनट फोन की नोटिफिकेशन या ईमेल्स में उलझा है। बाहरी शोर इतना ज्यादा है कि खुद की आवाज सुनाई ही नहीं देती। तो क्या ये किताब इस शोर शराबे वाले दौर में एक पॉज बटन की तरह काम करती है? एक ऐसा बटन जो एक दुर्लभ मौका देता है कि हम रुकें और खुद से ही मिलें। ये पॉज बटन वाला विचार इस किताब की आधुनिक प्रासंगिकता को बहुत अच्छी तरह से समेटता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। आज के समय में हमारे पास दुनिया भर की जानकारी है। अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, शेयर बाजार कहाँ जा रहा है, सब पता है। हाँ, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन अपने ही बारे में, अपने ही मन के बारे में हमारी समझ बहुत सतही होती जा रही है। हम दर्द महसूस करते हैं तो उसे सुलझाने के बजाय तुरंत एक स्क्रीन स्क्रॉल करने लगते हैं ताकि हमारा ध्यान भटक जाए। हाँ, हम अपनी बेचैनी को सुन्न करने की कोशिश करते हैं, उसे नम कर देते हैं, उसका सामना नहीं करते। बिल्कुल। और इसीलिए जब कोई पाठक आकुल अंतर जैसी कृति के पन्ने पलटता है तो वो अचानक रुकने पर मजबूर हो जाता है। शोध भी स्पष्ट दावा करते हैं कि ये किताब पाठक को अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ स्याही से कागज पर लिखी गई कविताएं नहीं है, ये भावनाओं का एक सजीव अनुभव है जो उस सुन्न करने की आदत को तोड़ता है। लेकिन दुनिया तो बहुत बदल गई है, तौर तरीके बदल गए हैं, फिर भी ये किताब उसी तरह क्यों चोट करती है? क्योंकि दुनिया केवल बाहर से बदली है, तकनीक बदल गई है, यात्रा के साधन बदल गए हैं।
लेकिन अगर हम इसे व्यापक मानवीय संदर्भ में देखें तो इंसान की बुनियादी भावनाएं 1 इंच भी नहीं बदली हैं। हजारों साल पहले भी इंसान प्रेम में पड़ता था, उसे पीड़ा होती थी। वो जीवन के अर्थ को लेकर रातों को जागता था। और आज भी वही हो रहा है। वो आकुल अंतर, वो मन की बेचैनी कल भी थी और आज भी है। इसीलिए ये किताब आज के इस आधुनिक इंसान को भी उतनी ही गहराई से छूती है जितनी उस समय के लोगों को छूती होगी जब ये पहली बार प्रकाशित हुई थी। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। मतलब हमारे कपड़े बदल गए, हमारे शहर बदल गए, लेकिन उस इंसान के अंदर धड़कने वाला दिल और उसकी उलझनें आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। सही कहा। और जब कोई इन कविताओं से होकर गुजरता है तो वो दरअसल अपने ही मन के जटिल रास्तों से होकर गुजर रहा होता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? कि बच्चन जी की आकुल अंतर मात्र एक किताब नहीं है जिसे आपने बस शेल्फ से निकाला, पढ़ लिया और वापस रख दिया। ये इंसानी मन के भीतर चलने वाले उस अंतहीन संघर्ष का एक बहुत ही साफ आईना है। एक ऐसा आईना जिससे होकर हर व्यक्ति कभी न कभी गुजरता है या शायद इस वक्त गुजर रहा है। बिल्कुल। इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहता हूं जो इन सभी बातों से निकल कर आता है। बताइए। जरा इस बारे में गहराई से सोचिएगा। अगर दशकों पहले एक बिल्कुल ही अलग दौर में लिखी गई ये सरल पंक्तियां आज भी हमारे मन की उस जटिल बेचैनी को इतनी सटीकता से बयां कर सकती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, हमारी आत्मा आज भी वहीं खड़ी है, उन्हीं पुराने शाश्वत सवालों के जवाब ढूंढती हुई? हाँ, शायद हमारी भागदौड़ हमें खुद से बहुत दूर ले आई है और ऐसी किताबें हमें वापस हमारी अपनी जड़ों की ओर खींच लाती हैं। यह बहुत ही गहरा सवाल है सच में। तकनीक ने हमें जोड़ा जरूर है, लेकिन खुद से तोड़ दिया है। यही कारण है कि अगली बार जब आधी रात को नींद ना आए या जब मन किसी अनजानी वजह से बेचैन हो, तो शायद अपना फोन उठाकर बाहर की उस वर्चुअल दुनिया में जवाब ढूंढने के बजाय अपने ही आकुल अंतर में झांकने का समय आ गया है। बाहर के शोर को बंद करके भीतर की आवाज सुनने का समय। क्योंकि शायद जो एक्सरे मशीन बाहर की दुनिया में काम नहीं करती, वो हमारे अपने ही भीतर की गहराई में कहीं छिपी हुई है। सचमुच अपने भीतर झांकना ही हर उलझन को सुलझाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आज की इस वैचारिक और भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मन के इस धुंधले और बेचैन संसार में किसी नए विषय के साथ एक और चर्चा के लिए फिर मिलेंगे। तब तक अपने अंतर की उस शांत लेकिन आकुल आवाज को सुनते रहिए।